Hello friends, welcome to my channel Pathway of Maths. In this video we will discuss complex analysis questions of GATE 2016 exam. अगर आप GATE 17, 18 एंड 19 एग्जाम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. Let gamma, first question is let gamma be a circle z belongs to C, mod z equals to 2, be oriented in the counterclockwise direction. Then we have to find the value of integral I is equals to 1 upon 2 pi iota integration along gamma z raised to power 7 cos divided by 1 by z square dz. सर्कल हमें गिवन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में गिवन है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ आई हमें गिवन है 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग गामा z रेज टू पावर 7 cos ऑफ 1 बाय z स्क्वायर dz. इस अंदर वाले फंक्शन को हम ले लेते हैं फंक्शन f ऑफ z. लेट फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल्स टू z रेज टू पावर 7 cos ऑफ 1 अपॉन z स्क्वायर. सबसे पहले चेक करेंगे कि इस फंक्शन की सिंगुलरिटी क्या है. इसके डिनोमिनेटर z है, z को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो सिंगुलरिटी आएगी वो z इक्वल टू 0 पे आएगी. तो हम चेक करते हैं जो z इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी आएगी इस फंक्शन की वो किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी. तो हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z. सो लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z इज z रेज टू पावर 7 cos ऑफ 1 बाय z स्क्वायर. इसमें लिमिट पुट करेंगे z को 0 तो यहाँ तो बन जाएगा 0 और यहाँ आएगा cos ऑफ इन्फिनिटी. अगर z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है और एंगल में इन्फिनिटी बनता है लिमिट पुट करने के बाद तो उस टर्म की वैल्यू हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आती है. क्योंकि अगर यहाँ cos z है, अगर z को यहाँ हियर z इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यहाँ z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है. अगर z यहाँ रियल वेरिएबल होता और तब उसको 0 पुट करते या इन्फिनिटी आता तब तो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती क्योंकि वो बाउंडेड होता है कॉम्प्लेक्स रियल वेरिएबल के केस में. लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में cos z sin z ये फंक्शन बाउंडेड नहीं होते. तो अगर इनके एंगल में इन्फिनिटी बनेगी तो उसकी वैल्यू हमेशा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी. तो z इक्वल टू 0 पे फंक्शन f ऑफ z की वैल्यू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आई है. तो लिमिट z इक्वल टू 0 फंक्शन f ऑफ z की डज नॉट एग्जिस्ट आई है. सो z इक्वल टू 0 इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन f ऑफ z. अब एसेंशियल सिंगुलैरिटी है और इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करेंगे. कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है? कॉची रेसिड्यू थ्योरम इज इंटीग्रेशन ऑफ function f of z dz along the curve gamma c is equals to 2 pi iota into residue of function f of z at z equal to 0 where this z equal to 0 singularity should lie within the curve c. तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करेंगे. अब देखो z इक्वल टू 0 है वो हमारे इस कर्व गामा में लाई कर रही क्योंकि जो कर्व गामा बनेगी उसका सेंटर 0 है और रेडियस 2 है. तो ये वो जो कर्व गामा बनेगी वो बनेगी हमारी ये कर्व. तो z इक्वल टू 0 इस कर्व गामा में लाई कर रही है. तो हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे z इक्वल टू 0 पे फंक्शन f ऑफ z का और फिर उस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आयोटा से. तो इस इंटीग्रल आई की वैल्यू निकल जाएगी इस फंक्शन की. सो देखो अब रेसिड्यू कैसे निकालेंगे. z इक्वल टू 0 एसेंशियल सिंगुलैरिटी है फंक्शन f ऑफ z की. तो रेसिड्यू निकालने के लिए हम फंक्शन f ऑफ z का एक्सपेंशन यूज करेंगे. तो एक्सपैंड करते हैं फंक्शन f ऑफ z को. सो f ऑफ z इज इक्वल्स टू z रेज टू पावर 7 cos ऑफ 1 बाय z स्क्वायर. एक्सपैंड करते हैं फंक्शन f ऑफ z को z रेज टू पावर 7. यहाँ पे cos की एक्सपेंशन यूज करेंगे तो टर्म आएगी 1 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल 1 बाय z स्क्वायर पावर 4 फिर माइनस एंड अप टू सो फंक्शन f ऑफ z की एक्सपेंशन बनेगी z रेज टू पावर 7 1 माइनस ये टर्म आएगी 1 बाय 2 इंटू z रेज टू पावर 4. ये टर्म नेक्स्ट टर्म आएगी 1 बाय 24 1 अपॉन z रेज टू पावर 8 माइनस एंड सो फंक्शन f ऑफ z बन जाएगा z रेज टू पावर 7 माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये z क्यूब आएगा फिर प्लस 1 बाय 24 z की पावर 7 को 1 बाय z
की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/z एंड माइनस अप टू सो जो रेजिड्यू बनेगा फंक्शन एफ ऑफ जेड का z इक्वल टू 0 पे, वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड के एक्सपेंशन में जो 1/z का कोफिशिएंट होगा वो रेजिड्यू होगा फंक्शन एफ ऑफ जेड का z इक्वल टू 0 पे। सो कोफिशिएंट क्या है 1/z का 1/24, सो रेजिड्यू आ जाएगा 1/24। अब कोशी रेजिड्यू थ्योरम से जो इंटीग्रल आई की वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन अलोंग गामा फंक्शन एफ ऑफ जेड डी जेड। सो जो इंटीग्रेशन आई है वो है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग गामा एफ ऑफ जेड डी जेड। तो ये बनेगा 1/2 पाई आयोटा, और इस टर्म पर, इतनी टर्म पर जो ब्रैकेट में टर्म है, इस पर हम अप्लाई कर देंगे कोशी रेजिड्यू थ्योरम। तो इससे वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा, रेजिड्यू फंक्शन एफ ऑफ जेड का आया है 1/24। 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सो जो इंटीग्रल आई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/24। सो दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें फंक्शन यू एक्स वाई गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। दिस इज अ हार्मोनिक फंक्शन एंड वी एक्स वाई इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। यू फंक्शन हार्मोनिक गिवन है, वी उसका हार्मोनिक कंजुगेट है। वी की वैल्यू एट 0 0 इज गिवन 1, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस v ऑफ 1 1 इज इक्वल्स टू दिस। तो हमें फाइंड करनी है इस टर्म की वैल्यू। अब हमें पता है कि अगर फंक्शन u हार्मोनिक हो और v उसका हार्मोनिक कंजुगेट हो, इफ u एक्स वाई इज हार्मोनिक फंक्शन एंड फंक्शन v एक्स वाई is its harmonic conjugate, then the function f of z is equals to uxy plus iota vxy is analytic function। क्योंकि अगर u हार्मोनिक फंक्शन है, v उसका हार्मोनिक कंजुगेट है, तो इन दोनों से जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन बनेगा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, वो कैसा फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन। अब फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। क्योंकि एनालिटिक फंक्शन बना है फंक्शन एफ ऑफ जेड, तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमें फंक्शन यू गिवन है, नाउ फंक्शन यू एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2y क्यूब। तो हमें फंक्शन, पहले हम इसमें फंक्शन v की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन यू एक्स वाई हमें गिवन है, ये हम फाइंड करते हैं यू एक्स और यू वाई की वैल्यू। नाउ यू एक्स इज इक्वल टू, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यह बनेगा 3x स्क्वेयर प्लस 2axy प्लस by स्क्वेयर, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में ax स्क्वेयर, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2bxy, और इसका टर्म का करेंगे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 6y स्क्वेयर। अब हमें पता है सीआर इक्वेशन से जो vx की वैल्यू है, जो vx आएगा सीआर इक्वेशन से, उसकी वैल्यू आएगी माइनस uy की वैल्यू पुट करेंगे तो जो vx आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ax स्क्वेयर माइनस 2bxy माइनस 6y स्क्वेयर। तो फंक्शन v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस ax स्क्वेयर माइनस 2bxy माइनस 6y स्क्वेयर। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन vxy। नाउ इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो यहाँ से फंक्शन वी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे माइनस 2b एक्स स्क्वेयर बाई 2y, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे माइनस 6xy स्क्वेयर, और जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे वो हम ले लेते हैं फंक्शन ऑफ y, या फंक्शन g यूज कर लेते हैं, फंक्शन g ऑफ y। क्यों लिखा हमने फंक्शन कॉन्स्टेंट g ऑफ y, बिकॉज हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी फंक्शन आएगा y के टर्म्स में वो कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू।
सो यहाँ से हमारी फंक्शन v की वैल्यू आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वाई। नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से वी वाई एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12 एक्स वाई, और g ऑफ y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो आ जाएगा g डैश वाई। इस इक्वेशन को ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी v की वैल्यू ये है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इसकी वैल्यू ये है, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर। बट फ्रॉम CR इक्वेशन ux इज इक्वल्स टू होता है vy, ux vy को इक्वल होता है। तो इसको अगर हम इक्वेशन 3 लें तो यहाँ से ux और vy की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा ux की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और vy की वैल्यू है माइनस bx स्क्वायर माइनस 12xy प्लस g डैश y। दिस इज सो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं तो ऑन इक्वेटिंग टर्म्स बोथ साइड्स, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी, जो माइनस b आएगा वो इक्वल टू आएगा 3k, माइनस 12 इक्वल आएगा 2ak, और जो g डैश y की वैल्यू आएगी वो आएगी by स्क्वायर। सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -3, और यहाँ से a फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -6, एंड g डैश y आएगा by स्क्वायर, और b की वैल्यू है -3 तो g डैश y आ जाएगा -3y स्क्वायर। अभी g डैश y की वैल्यू आई है, नाउ g डैश y है हमारे पास -3y स्क्वायर, लेकिन v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन g ऑफ y की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इन ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड्स वी गेट, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आएगा g ऑफ y, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन -3y³ 3 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ से जो फंक्शन g ऑफ y की वैल्यू आ गई वो आ गई -y³ प्लस c। अब g की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सो vxy इज इक्वल्स टू a को पुट करेंगे -6, a को यहाँ पे -6 पुट करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x³। b को पुट करेंगे यहाँ पे -3 तो माइनस माइनस प्लस, तो यह बन जाएगा 3x² माइनस 6xy स्क्वायर, और y की वैल्यू पुट करेंगे -y³ प्लस c। नाउ vxy की वैल्यू ये आई है, बट v की वैल्यू 0 0 पे हमें गिवन है 1, तो v की वैल्यू 0 0 इसमें 1 पुट करेंगे और कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आएगा v को इसमें 0 पुट किया है, x को भी 0 और y को भी 0, तो ये 0 0 0 0, तो यहाँ पे आएगा c, और v 0 0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब c को 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से फंक्शन vxy की वैल्यू आएगी, c को 1 पुट करके 2x³ प्लस 3x² माइनस 6xy स्क्वायर माइनस y³ प्लस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन vxy। नाउ हमें फाइंड करनी थी वैल्यू मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस b11 की। सो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, a की वैल्यू आई थी हमारे पास -6, b की वैल्यू आई थी हमारे पास, a की वैल्यू है -6 और b की वैल्यू थी -3। सो पुट करते हैं a को -6, b को -3 प्लस b की वैल्यू 1 1, b की वैल्यू 1 1 पे फाइंड करेंगे। यहाँ से x को 1 पुट करेंगे तो 2, xy दोनों को 1 पुट करेंगे 3, माइनस x को और y को 1 -6, y को 1 पुट करेंगे -1 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू -6 -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये टर्म बनेगी हमारी, यहाँ से आएगा ये 1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 5 -1। सो दिस इज इक्वल्स टू -6 -3 -1, मॉडुलस 10 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 10। सो आंसर इज 10। So this is a solution of GATE 2016 exam of complex analysis questions. If you like the video, then share it with your friends. Thanks for watching.